वंदे मातरम बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 के पार्ट 12 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न इसमें है पार्ट से का, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आपको जहां से पाठ की शुरुआत हुई उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको लिखना किस तरीके से है वो आपको बताती हूँ। जब पहली बोलती फिल्म की शुरुआत हुई, जब हमारे देश में पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई, तब उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए की भी जरूरत महसूस हुई। तो उसके विज्ञापन के लिए जो पंक्तियां लिखी गई, उसके पोस्टर पर यह वाक्य छापा गया था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पोस्टर में स्पष्ट रूप से 78 मुर्दा इंसान के जिंदा होने की बात का उल्लेख करना ही यह बताना है कि उस फिल्म में 78 चेहरे हैं जो आपस में, 78 जो कलाकार ने भाग लिया है वे सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसा पोस्टर पे इसलिए छापा गया क्योंकि इसके पहले मूक फिल्में बनती थी, तो अगर कुछ नया विज्ञापन देंगे तो लोग नई चीजों को देखने के लिए आएंगे। ऐसा आलमारा का जो पोस्टर बना उस पर ये पंक्तियां छापी गई। तो शुरुआत की जो 4 लाइनें हैं उसको आधार बना के आप इस का आंसर उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्म पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्म का आदर्शी रम ईरानी को प्रेरणा कहां से मिली? उन्होंने आलमारा के लिए आधार कहां से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो इसके उत्तर के लिए भी आप यहां से आप ले सकते हैं कि पहली बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा आदर्शी ईरानी को, उन्होंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी, शोबोट देखी थी, जिससे प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी फिल्म आलमारा के लिए पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाया और फिल्म की पटकथा तैयार की। यहाँ तक कि क्योंकि उनके पास उस समय मूक फिल्में बना करती थी, संगीतकार, गीतकार और संवाद लेखक तो थे नहीं, तो उन्होंने जो रंगमंच, पारसी रंगमंच से जो कथा ली थी उसके जो गाने वगैरह थे वो ज्यों का त्यों उसमें डाल दिया था। क्योंकि एक बार उन्होंने कहा भी था कि ना हमारे पास कोई संवाद लेखक है और ना कोई गीतकार और संगीतकार है, हमने तो अभी शुरुआत की है तो इनका खोजना बाकी है। तो इसीलिए उन्होंने ये सारे जो भी गाने थे नाटक के उसको ज्यों का त्यों इसमें लिख दिया था। तो इसको आधार बना के आप उत्तर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे एक बार फिर सुन लीजिए। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आदर्शी रम ईरानी ने हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी, शोबोट, जिससे वे प्रभावित हुए और उन्होंने फिल्म बनाने की सोची, उससे उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी फिल्म आलमारा के लिए पारसी रंगमंच के एक नाटक को आधार बनाया और फिल्म की पटकथा तैयार की। यहाँ तक कि उस नाटक के कई गाने भी फिल्म में उसी रूप में ले लिए गए थे। अब तीसरा प्रश्न है कि विट्ठल का चयन आलमारा में नायक के रूप में
विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म में नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल के पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो इसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ विट्ठल उस समय के मशहूर अभिनेता थे, सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाले, सबसे ज्यादा उनको वेतन मिलता था, मशहूर थे, तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना, अपनी फिल्म का नायक और नायिका बनाया। लेकिन समस्या कहाँ आ गई कि इसमें हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया था और विट्ठल को उर्दू बोलनी आती नहीं थी, इसलिए उन्हें इस कमी के कारण उन्हें हटा करके महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल उस जमाने के मशहूर अभिनेता थे, आत्मसम्मान की बात आ गई, नाराज हो गए और उन्होंने मुकदमा कर दिया। लेकिन मुकदमा जीत गए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो उस समय के मशहूर वकील थे, उन्होंने लड़ा था और फिर इस बोलती फिल्म के नायक बने। तो आप उसको लिखेंगे ऐसे कि विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उर्दू बोलने में मुश्किलें आने के कारण उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। उनके स्थान पर महबूब को रख लिया गया, जो कि उस समय के वो भी प्रसिद्ध एक नायक थे। किंतु विट्ठल ने फिल्म निर्देशक पर मुकदमा दायर किया। उस समय के प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा, विट्ठल मुकदमा जीत गए और फिल्म के नायक बने। इस प्रकार से उन्हें फिर से उस फिल्म का नायक चुन लिया गया और भारतीय सावाक फिल्म के नायक के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पहली सावाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदर्शी को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? आदर्शी ने क्या कहा? इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? जब आलम आरा के 25 वर्ष पूरे हुए, तो भारतीय सिनेमा की ओर से उन्हें निर्माता निर्देशक के तौर पर आदर्शी एम ईरानी को सम्मानित किया गया। तो सम्मानकर्ताओं से उन्होंने भारतीय सावाक फिल्मों का पिता होना जब बताया, इस खिताब से उन्हें सम्मानित किया। इस पर आदर्शिन ने कहा कि उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने तो बस इस देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। आदर्शी एम ईरानी के इस कथन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लेखक ने उन्हें अति विनम्र कहा है। यानी लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि देखो, इनसे दो बात, एक तो ये बात पता चलती है कि वो कितने विनम्र थे, कि जब सम्मान दिया गया तो सम्मान को स्वीकार करने के, ये एक विनम्र आदमी ही कर सकता है, सम्मान को स्वीकार करने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे सम्मान देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये तो आपके पार्ट से के 4 क्वेश्चन हो गए। पार्ट से आगे का है, डब फिल्में किसे कहते हैं? डब फिल्में में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण होता है? डब क्या होता है? डब ये होता है कि जैसे कुछ फिल्में डबिंग की जाती हैं, कभी कभी अलग अलग, मान लो अंग्रेजी की कोई फिल्म बनी अंग्रेजी भाषा में, उसको हिंदी में डब किया गया, तो उसमें क्या होता है कि डबिंग पीछे से होती है, पर्दे के पीछे से, तो जो अभिनेता बोल रहा है और दूसरी आवाज जो डाली गई, तो लिप्स बोलने में और आवाज का मेल करने में अंतर आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। कुछ फिल्में ऐसी, तो उसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं
जिनमें अभिनय करने वाले और संवाद बोलने वाले एक व्यक्ति नहीं होते हैं। यानी जो संवाद बोलता है वो पीछे से कोई बोल रहा होता है और अभिनय कोई और कर रहा होता है। जैसे गीत गाना कैसे कभी कभी जो गाना अभिनेता नृत्य दिखाते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन गाना तो प्लेबैक सिंगर गाते हैं पीछे से, वो सिर्फ लिप सिंगिंग करते हैं। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें अभिनय करने वाले, संवाद बोलने वाले एक व्यक्ति नहीं होते। ऐसी फिल्मों को डब फिल्में कहते हैं। डब फिल्में या तो किसी फिल्म को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने के लिए बनाई जाती हैं, या फिर फिल्म बनने के पश्चात किसी अभिनेता को दूसरे अभिनेता की आवाज देने के लिए। इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर किसी अभिनेता के दूसरे अभिनेता की आवाज दी उसमें, या अदर लैंग्वेज में चेंज किया गया उसमें, दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही परिस्थितियों में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अभिनेता के मुंह खोलने और उसकी आवाज में अंतर आ गया है। ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण यह है अभिनय करने वालों के साथ संवाद बोलने वालों का ठीक से तालमेल ना बिठा पाना, अतः यह संवाद संयोजन से संबद्ध की कमी है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो हमने किसी और भाषा में डब किया, अंग्रेजी की कोई फिल्म है, हमने उसको हिंदी में डब किया, तो जो अंग्रेजी बोलने वाला अभिनेता जो डबिंग के लिए कर रहा है और जो पर्दे पे है, दोनों की जो आवाज है और बॉडी मतलब बोलने की जो सिचुएशन है वो मैच नहीं खाती। कभी कभी ये अंतर ऐसा आ जाता है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि डब डब फिल्में किसे कहते हैं? तो डब फिल्में किसे कहते हैं कि डब फिल्में या तो किसी फिल्म को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने के लिए बनाई जाती हैं, या फिल्म बनने के पश्चात किसी अभिनेता को दूसरे अभिनेता की आवाज देने के लिए। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें अभिनय करने वाले और संवाद बोलने वाले एक व्यक्ति नहीं होते हैं। ऐसी फिल्मों को डब फिल्में कहते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अभिनेता के मुंह खोलने और उसकी आवाज में अंतर आ जाता है। ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण है अभिनय करने वाले के साथ संवाद बोलने वालों का ठीक से तालमेल ना बिठा पाना। यह संवाद संयोजन से संबद्ध है। अब इसके अतिरिक्त आपको अतिरिक्त प्रश्न और मूल्य परक प्रश्न, ये दो करने हैं। तो अतिरिक्त प्रश्न में आपका आएगा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के आधार पर बताइए कि फिल्म जगत में लोगों को कैसे प्रभावित किया। मैं दोबारा प्रश्न पढ़ती हूँ। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के आधार पर बताइए कि फिल्म जगत के लोगों को कैसे प्रभावित किया। अब इसका उत्तर, ये तो सत्य है कि लोग, जनजीवन जो है, जो पब्लिक है, जनता है, समाज है, वो फिल्मों से बहुत प्रभावित होता है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है फिल्म जगत के लोगों को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। एक तो वो इसलिए प्रभावित भी हो गए कि पहली बार बोलते हुए लोगों को, कैरेक्टर को देख रहे थे, अभिनेता अभिनेत्रियों को बोलता हुआ देख रहे थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे। पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोग फिल्मों में जैसा देखते थे वैसा ही फैशन होने लगा। उदाहरण के रूप में दिया कि माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल अर्थात केस सज्जा उस दौर की औरतों में लोकप्रिय था। फिल्म के आधार पर लोगों का रहन सहन एवं भाषा पूरी तरह प्रभावित थी, क्योंकि फिल्म में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो आम जनजीवन से मिलती जुलती भाषा थी। हर व्यक्ति को लगता था कि फिल्म की कहानी मेरी ही कहानी है। तो इस तरह से इस फिल्म का प्रभाव फिल्म जगत का के लोगों पर बहुत
बहुत पढ़ा। फिर आपका आया मूल परक प्रश्न। मूल परक प्रश्न में है, चलचित्र समाज में बदलाव का सशक्त साधन है कैसे? चलचित्र समाज में बदलाव का एक सशक्त साधन है कैसे? चलचित्र क्या है? अर्थात फिल्मी दुनिया। चलचित्र अर्थात फिल्मी दुनिया, और यह सत्य है, ये सच है कि चलचित्र यानी सिनेमा समाज में बदलाव का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण साधन है। चलचित्र केवल मनोरंजन ही नहीं करता, बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं जो कुछ ना कुछ संदेश दे जाती हैं, कुछ समाज में करने के लिए लोगों को उत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं, प्रेरक फिल्में होती हैं, महान का भारत के महान लोगों के ऊपर या पौराणिक कथाओं के ऊपर, जिनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो एक तरीके से ये समाज में बदलाव ही लाती हैं। चलचित्र को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना जाता, सभी वर्ग के लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, वृद्ध लोग हों, बच्चे हों, सबको अपने अपने हिसाब से फिल्में देखना पसंद है। फिल्म जगत का मनुष्य के मानस पटल पर, यानी मनुष्य के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी के आधार पर समाज में फैशन, रहन सहन, खान पान में निरंतर बदलाव आ रहा है। लोग फिल्मों से इतना प्रभावित हो रहे हैं कि उनके रहने सहने का ढंग, उनके बोलचाल का ढंग, उनका पहनावा, सब कुछ ज्यादातर फिल्मों से प्रभावित रहता है। विदेशी प्रभाव भी फिल्मों में झलकता है, भारतीय तो झलकता ही है। बॉलीवुड की फिल्में देख करके तो इन्फ्लुएंस होते ही हैं, उनसे प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ हॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं। अभी तो वेब सीरीज आने लगी, तो वो भी देखते हैं, उससे भी प्रभावित होते हैं। बड़े तो बड़े बच्चे भी फिल्मी दुनिया का अनुकरण करने से पीछे नहीं हटते, और सबसे ज्यादा हमें लगता है कि प्रभावित बच्चे ही होते हैं। लेकिन कई बार फिल्मी दुनिया गलत चीजें दिखाकर लोगों को भ्रमित भी कर देती। ये तो हमने सकारात्मक पहलू देखा, कुछ नकारात्मक भी तो है। कई फिल्में ऐसी होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी गलत चीजें दिखा दी जाती हैं जो लोगों को, दिमाग को भ्रमित कर देती, दिमाग को एकदम उसमें भ्रम संदेह पैदा कर देती है। ये गलत है। लोगों को भी चाहिए कि किसी भी अच्छी बुरी चीज को सोच समझकर अनुकरण करें, क्योंकि अंधाधुंध अनुकरण कई बार हानि भी पहुंचाता है। देखो, हमारा नजरिया कैसा होता है, हम सकारात्मक सोचेंगे तो हम सकारात्मकता की ओर जाएंगे, नकारात्मक सोचेंगे तो हम नकारात्मकता की तरफ जाएंगे। बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें बहुत अच्छे थॉट्स, बहुत अच्छे विचार होते हैं, जिनका हमको अनुकरण करें तो हम अच्छे रास्ते की ओर चलेंगे। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि कुछ गलत तरीके से अपशब्द का प्रयोग करना या कुछ गलत चीजें दिखाना, उसके सहारे पर आगे बढ़ती हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या लेते हैं। तो चलचित्र एक तरीके से समाज में भारी बदलाव का एक अच्छा, मजबूत साधन है। ये बात पूरी तरह सत्य है।